बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 15 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहाँ दोहा कतर के अंदर अरब इस्लामिक समिट, इस वक्त भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अरब इस्लामिक समिट जारी है। ज़ाहिर है कि 57 अरब इस्लामिक कंट्रीज़ के सरबराहान ने यहाँ पर खिताब करना है और कर रहे हैं। और इस वक्त तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यूँ कह लें कि ऑलमोस्ट आधे जो अरब इस्लामिक कंट्रीज़ के सरबराहान हैं वो खिताब कर चुके हैं। प्रोमिनेंट जो लीडर्स हैं उनकी जानिब से खिताब किया जा चुका है और बहुत ज़्यादा सख्त ज़बान इस मरतबा इस्तेमाल की जा रही है। इस तरह की ज़बान माजी में जो भी इजलास हुए OIC के या फिर अरब कंट्रीज़ के जो भी इजलास हुए तो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई। मजम्मती आलामियों तक और मजम्मती सफारती लैंग्वेज तक ये जो अरब इस्लामिक कंट्रीज़ के लीडर्स हैं ये महदूद रहे। इस मरतबा कुछ हट कर है और जिस तरह की तकरीर हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि आलामिया भी कुछ हटकर होगा। अब जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम, उनकी जानिब से ये कहा गया, ये बयान दिया गया यहाँ पर तकरीर करते हुए। अनवर इब्राहिम ने कहा कि मजम्मतें मिसाइलों को नहीं रोकेंगी। पाकिस्तान की जानिब से भी इसी तरह का खिताब किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर चुके हैं इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जब वो खिताब कर रहे थे तो एंकर की जानिब से, अल जज़ीरा के एंकर की जानिब से इस खिताब के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर के जो सरबराह हैं वो इस वक्त खिताब कर रहे हैं, तो ये सुनिए। अब पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि पूरी दुनिया के मुसलमान हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि मजम्मती आलामिये से कुछ हट कर होगा और हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। मिस्र की जानिब से, उर्दन की जानिब से, तुर्किया की जानिब से, ईरान की जानिब से इसी तरह का खिताब किया गया। और कतर के अमीर तमीम बिन हमद सानी ने यह कहा कि क्या आपने कभी इस तरह की कोई मिसाल देखी है कि एक कंट्री मीडिएट कर रहा है एक तनाज़े को और एक पार्टी की जानिब से एक तजवीज़ पेश की गई है तो हमने दूसरी पार्टी को बुलाया उस तजवीज़ को डिस्कस करने के लिए जो तजवीज़ पहली पार्टी की जानिब से भेजी गई थी। और जब दूसरी पार्टी वो तजवीज़ डिस्कस करने के लिए मीडिएटर की सरजमीन पर उतरी तो पहली पार्टी की जानिब से उस दूसरी पार्टी पर हमला कर दिया गया। तो ये इंसेन है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, कतर के अमीर ने कहा। और ये कहा कि हम रद्द अमल देने का हक जो है वो कतर महफूज रखता है। अब कतर के अमीर की जानिब से जिस तरह का खिताब किया गया इसका मैं आपको साफ साफ मतलब बता दूं। जिस तरह से कतर के वज़ीर आज़म ने दौरा किया, अमरीकी ऑफिशियल से मुलाकातें की और जिस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं तो इन सख्त अल्फाज का और इस एहतजाज का मतलब है अमरीका को प्रेशराइज करना कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को शट अप कॉल दें कि कतर हमारा बड़ा अच्छा प्यारा दोस्त है और कतर के ऊपर आपने हमला नहीं करना दोबारा। ये गारंटीज चाहता है कतर अमरीका से। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, मैं आपको बता दूं कि फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए चंद घंटों कबल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मामले को इस जानिब ले जाने की कोशिश की है। अमेरिका के सदर की जानिब से बयान ये सामने आया। अमेरिका के सदर से जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि कतर हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, हमारा बड़ा अच्छा इत्तेहादी है। शायद दुनिया नहीं जानती कि कतर हमारा कितना अच्छा इत्तेहादी है। खैर, अब दुनिया जान चुकी है इसराइल के इस हमले के बाद जिस तरह से आपने खामोशी चुप साध ली थी और आपकी जो मिलिट्री बेस है वहाँ पर फौजी जो हैं वो चुप गए थे, तो पूरी दुनिया जान चुकी है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि इसराइल को सोचना चाहिए था कतर के ऊपर हमला करने से पहले। अच्छा, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए शुक्रिया का पैगाम भेजा मार्को रूबियो की ज़बानी। मार्को रूबियो ने किस तरह से ये पैगाम जो नेतन्याहू है उसको दिया, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Thank you, Mr. Prime Minister. First of all, let me say on behalf of the President of the United States, President Trump, I want to thank you for your friendship and for the friendship that Israel has shown towards the United States and so many issues we work on together. गुफ्तगू आपने सुनी अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो कि इसराइल के अंदर मौजूद हैं और इसराइल में यहाँ पर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शुक्रिया कहा कि जी शुक्रिया का पैगाम दिया है डोनाल्ड ट्रंप के बिहाफ पर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नेतन्याहू की जानिब से भी यही पैगाम दिया गया और नेतन्याहू ने ये कहा कि आपकी यहाँ पर मौजूदगी एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारे लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी, और आप खुद समझदार हैं कि उन सो कॉल्ड एलाइज के लिए भी
ये मार्को रूबियो की कतर के ऊपर स्ट्राइक के बाद यहाँ पर मौजूदगी एक बहुत बड़ा पैगाम है। ना सिर्फ मौजूदगी बल्कि मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ जिसका जिक्र उर्दन के जो शाह अब्दुल्ला II हैं उनकी जानिब से यहाँ पर अरब इस्लामिक समिट से खिताब के दौरान इस टूर का जो जिक्र है वो किंग अब्दुल्ला II की जानिब से किया गया कि यहाँ पर टनल्स बनाई हैं इसराइल ने, जो वेस्टर्न वॉल के साथ टनल्स बनाई हैं, ये बहुत लंबी लंबी टनल्स हैं और इससे जो मस्जिदुल अक्सा है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में आ चुकी है और ये नेतन्याहू की जानिब से मार्को रूबियो को यहाँ पर विजिट्स करवाए जा रहे हैं। सहाफ़ी की जानिब से बहुत सारे सवालात पूछे गए सहाफ़ियों की जानिब से और बहुत इंपॉर्टेंट सवालात पूछे गए। यहाँ पर ये जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो सहाफ़ियों ने ये पूछा नेतन्याहू से कि क्या कतर के ऊपर आप दोबारा स्ट्राइक्स करने का इरादा रखते हैं, क्या अमेरिका ने आपको मना किया। मार्को रूबियो से सहाफ़ी ने पूछा कि आपने क्या मना किया, क्योंकि जो आपके इत्तेहादी हैं अरब कंट्रीज हैं वो तो बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो नेतन्याहू ने, मार्को रूबियो साथ खड़ा हुआ था, नेतन्याहू ने अपनी स्ट्राइक को जस्टिफाई किया। पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की मिसाल इसकी जानिब से कोई तीसरी चौथी मर्तबा दी जा रही है। इसके ऑफिशियल ने भी दी, इसने भी यहाँ पर यही बात की कि जब अमेरिका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को टारगेट करता है तो वो जस्टिफाइड है। तो अगर इसराइल कर रहा है तो फिर किसी को क्या तकलीफ है। यानी कि ये अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू की जानिब से यहाँ पर मार्को रूबियो के साथ खड़े होकर पैगाम दे दिया गया कि एक ही ऑप्शन है कि हमास को निकाल बाहर करो, वरना हमास के जो मुजाहिदीन हैं वो भाग जाएं, वो छुप जाएं, लेकिन हम उनको दुनिया के किसी भी कोने के अंदर, ये नेतन्याहू ने कहा कि टारगेट करेंगे। और जो अरब इत्तेहादियों की नाराजगी का सवाल है तो मार्को रूबियो ने कहा कि जो हमास की एग्जिस्टेंस है वो एक अलग मैटर है और उस पर हम कतर के साथ बात भी कर रहे हैं और कतर को हम ये चाहते हैं कि वो मीडिएट करता रहे तनाज़े को। लेकिन इन दोनों ने यहाँ पर खड़े होकर अपना वही जो गज़ा स्क्रिप्ट है वो भी इन्होंने दोहराया, वही मंसूबा है इनका गज़ा को लेकर भी और वही मंसूबा है इनका हमास को लेकर भी और वही मंसूबा है इनका ईरान को लेकर भी। और जिस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी इनका अगला टारगेट जो है वो तुर्किया की सरजमीन हो सकती है, तो यहाँ पर ये जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ से इनकी जानिब से एक डिफरेंट पैगाम दिया गया और इनका अगला टारगेट जो है वो ईरान नजर आता है। जिस तरह की बातें इनकी जानिब से यहाँ पर खड़े होकर की गई कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के बाद जो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है वो भी इनके निशाने पर है और उसको लेकर इनकी जानिब से डिस्कशंस भी की जा रही हैं। मार्को रूबियो और नेतन्याहू की जानिब से जो मीटिंग हुई वहां पर भी इन्होंने डिस्कशन की। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ये जो इनकी जानिब से बातें की गई, ये जो दौरे इनकी जानिब से किए जा रहे हैं, जो सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात इनकी जानिब से दिए गए, तो नेतन्याहू कतर के ऊपर भी दोबारा हमला करेगा, तुर्किया के ऊपर भी कर सकता है, ईरान के ऊपर हमला करने का इनका पूरा पूरा मंसूबा है। और ऑन कैमरा खड़े होकर इसने अपने ये मंसूबे जो हैं वो कतर के इतने सख्त एहतजाज और एक एमरजेंसी दौरे के बाद, जिसमें इन्होंने अपने कंसर्न जाहिर किए अमेरिकी ऑफिशियल्स के सामने, और डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरे के ऊपर तो बयान दे दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भी नेतन्याहू ने जवाब दे दिया कि तुम करो तो जस्टिफाइड है, हम करें तो जस्टिफाइड क्यों नहीं है, हम करेंगे 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 10 मरतबा, हम जब तक हमास को एलिमिनेट नहीं कर लेते तो इस तरह की स्ट्राइक्स कतर हो या तुर्किया हो, अमेरिका के इत्तेहादी हो या कोई भी हो, तो इसराइल की जानिब से ये जो स्ट्राइक्स हैं वो की जाती रहेंगी। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ मार्को रूबियो इसराइल का विजिट करने के बाद राइटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि मार्को रूबियो कतर पहुंचेंगे। अब ये कतर को एक और मैसेज अमेरिका की जानिब से दिया जा रहा है कि प्रायोरिटी क्या है, पहला दौरा किस कंट्री का किया गया और दूसरा दौरा जो है वो किस कंट्री का मार्को रूबियो की जानिब से किया जा रहा है। राइटर्स रिपोर्ट कर रहा है, अभी तक ऑफिशियली ये जो विजिट है इसको कंफर्म नहीं किया गया। बहरहाल मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मार्को रूबियो दौरा करेंगे, कतरी अमीर से और कतरी ऑफिशियल से मुलाकात करेंगे और मार्को रूबियो की जानिब से कतर के सामने एक ही मुतालबा रखा जाएगा कि सरफिरा जो नेतन्याहू है वो नहीं मान रहा, तो आप एक काम करें, आप हमास को अपनी सरजमीन से निकाल दें। तो कतर की जानिब से ये जो अमेरिका की जानिब से अगर ये मुतालबा रखा गया तो कतर का जवाब क्या होगा अमेरिका के इस मुतालबे पर, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल मैंने आपको बताई तो कतर ये मुतालबा कर रहा है कि अमेरिका कतर को गारंटी दे कि इसराइल कतर की सरजमीन, कतर की सालमियत को क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका गारंटी देने के बावजूद, पहले भी यही हुआ कि अमेरिका की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जब इन्होंने दौरा किया था इन अरब कंट्रीज़ का, तो बहुत सारी गारंटीज देकर गए थे और बहुत सारा पैसा लेकर गए थे।
اور اس کے بعد یہ اسٹرائکس جو ہیں وہ قطر کے اوپر جو اسرائیل کی اسٹرائکس ہیں وہ رپورٹ ہوئیں، اور اب بھی امریکہ کی جانب سے گارنٹیز تو دی جا رہی ہیں، لیکن نیتن یاہو کلیئرلی کہہ رہے ہیں کیمرے کے اوپر کھڑے ہو کر کہ کوئی گارنٹی شرنٹی نہیں، جس طرح سے تم نے دوسرے ممالک کی سرزمینوں پر جو دہشت گرد ہیں ان کو ٹارگٹ کیا تو میں بھی حماس کو ٹارگٹ کروں گا، قطر کی سرزمین پر بھی کروں گا، ترکیہ کی سرزمین پر بھی کروں گا۔ آپشن صرف ایک دیا ہے نیتن یاہو نے کہ حماس کو جو بھی کنٹری ہوسٹ کر رہا ہے تو وہ خطرے میں ہے، تو ایک ہی آپشن ہے کہ یہ کنٹریز جو ہیں وہ حماس کو نکال دیں اور ان کے دفاتر کو بند کر دیں۔ کچھ مہینوں قبل بھی اس طرح کی بحث، اس طرح کا مطالبہ قطر کے سامنے رکھا گیا تھا اور قطر کی جانب سے نا میں جواب دیا گیا تھا، اور قطر جو ہے ایون اب بھی آپ کو معلوم ہے کہ حماس کے مجاہدین کو قطر ہوسٹ کر رہا ہے، لیکن ایز میڈیٹر قطر کی جانب سے ہوسٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ مطالبہ مارکو روبیو کی جانب سے رکھا گیا کہ ایک ہی سلوشن ہے کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، آپ جو حماس ہے ان کو اپنی کنٹری سے نکال دیں گے، دفاتر کو بند کر دیں، تو قطر کی جانب سے کیا جواب دیا جائے گا؟ جس طرح کی سخت لینگویج میں نے آپ کو بتایا کہ اس سمٹ کے اندر استعمال کی جا رہی ہے، تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ قطر ریڈ لائن کراس ہو چکی، جس طرح سے مصر کے سربراہ سیسی نے یہاں پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریڈ لائن کراس ہو چکی ہے۔ عراق کی جانب سے نیٹو لائک جو اتحاد ہے اس کا عراق کی جانب سے کہا گیا، ایران کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ تمام کے تمام مسلمان ممالک کو یونائٹڈ ہو کر اب مذمتی اعلامیوں سے آگے بڑھ کر اسرائیل کو جواب دینے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ اگلے کی باری آ جائے۔ ایران بھی ہو چکا، یمن پر بھی حملہ ہو چکا، شام پر، لبنان پر، قطر پر، اور اب کس کا انتظار کیا جا رہا ہے، کس کی باری کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ ہم سب کو یونائٹڈ ہو کر ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے، سخت جواب دینا چاہیے، تعلقات توڑ دینے چاہیے اور کاروبار ختم کر دینا چاہیے۔ ترکیہ کے صدر کی جانب سے کہا گیا کہ جی کاروبار ختم کر دینا چاہیے۔ ماضی کے اندر مثالیں موجود ہیں کہ اس طرح کے پریشر سے، یہ جو اکنامک پریشر ہے، اس کے بہت اچھے رزلٹس سامنے آتے ہیں۔ تو ان تمام کنٹریز کی جانب سے خطاب تو بہت سخت کیے جا رہے ہیں، لیکن ریالٹی میں آپ کو پکچرز کی شکل میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے شام کے سربراہ احمد الشرا جو یہاں پر موجود ہیں، مختصر سا انہوں نے خطاب کیا کیونکہ یہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے یہ پیرس کے اندر نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ جو شام کے سربراہ احمد الشرا ہیں، یہ جو لبنان کے سربراہ ہیں جوزف اون، یہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں حزب اللہ کو ڈس آرم کرنے کے لیے۔ یہ جو جوزف اون ہیں ان کی جانب سے امریکہ کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ عبداللہ ٹو جو کنگ عبداللہ ٹو ہیں اور مصر کے سربراہ جو سیسی ہیں، وہ کتنے اچھے اتحادی ہیں امریکہ کے بھی اسرائیل کے بھی، کہ یہ ایران کے میزائلوں کو روکنے میں یہ پیش دونوں کنٹریز نظر آتے رہے۔ جب ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ لڑائی ہوئی تو انہوں نے اسرائیل کو اسسٹ کیا۔ تو یہ جو کنٹریز ہیں ان کے درمیان یہ یونٹی، یہ ڈیفنس فورس کا بنایا جانا، یہ جو اتحاد کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس طرح کا اتحاد بنایا جانا، اور پھر جو عرب کنٹریز ہیں ان کے جس طرح کے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، جتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہے اور بیسز کو ہوسٹ کر رہے ہیں، امریکہ کے اوپر ریلائی کرتے ہیں اپنی سیکورٹی کے لیے، تو کیا وہ ایک ڈیفرنٹ جو سیکورٹی الائنس ہے وہ بنانے پر ان کی جانب سے اتفاق کیا جائے گا؟ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نیٹو کے ممبر ہیں اور یہاں پر نیٹو لائک الائنس بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، جو کہ باتوں تک تو ٹھیک ہے لیکن پریکٹیکلی پاسبل نہیں لگتا کہ ان کنٹریز کی جانب سے جن کو اتنا ڈیوائیڈ کر چکے ہیں، یہ جو لابیز ہیں، یہ ان مسلمان ممالک کو اتنا ڈیوائیڈ کر چکی ہیں کہ ریالٹی تو یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑ کر یا ایک دوسرے کو شکست دے کر ہمیں زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے، اور یہ ڈویژن جو ہے وہ یہیں سے آ رہی ہے۔ اب یہاں پر مارکو روبیو کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ایران کے جو میزائل پروگرامز ہیں وہ ان کا ٹارگٹ ہے، اور ان کی جانب سے ڈسکس کیا گیا کہ ایران کے جوہری پروگرام، جوہری سائٹس کے بعد اب یہ ایران کے جو میزائل ہیں جن کو روکنے میں ناکام ہو گئے تھے تو وہ ان کے ریڈار پر آ چکے ہیں۔ لیکن مارکو روبیو نے یہ جو اپنا نیکسٹ ٹارگٹ ہے یہ کس زبان میں مارکو روبیو کی جانب سے بتایا گیا، تو یہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا، اس کی ٹون سے آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کی جانب سے جو مسلمانوں کے اندر ڈویژن ہے یہ کس طرح سے مسلمانوں کو تقسیم کرتے ہیں، ایران سے عرب کنٹریز کو ڈرا کر اور عرب کنٹریز سے انویسٹمنٹس لے کر، عرب کنٹریز کے اندر ملٹری بیسز بنا کر کہ ہم ایران سے تمہیں بچائیں گے،
लेकिन इसराइल से बचाने के लिए नहीं आए। मार्को रूबियो की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Obviously, we cooperated and were involved together just a few weeks ago on the issue of Iran and Iran's desire to possess not just nuclear weapons, but short and mid-range missiles with the capability of threatening our presence here in this hemisphere, in this region, and of course the safety and security of the Jewish state. But I would venture to say a threat that actually extends well beyond that to the kingdoms of the Gulf and eventually even into Europe. In fact, some of the missiles they're trying to develop now can already range countries in Europe. And so a nuclear Iran governed by a radical Shia cleric that possesses not just nuclear weapons potentially, but the missiles that could deliver those weapons far away is an unacceptable risk, not just for Israel, not just for the United States, but for the world. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की, जिन्होंने ईरान को पूरी दुनिया के लिए इंक्लूडिंग अरब कंट्रीज का भी इन्होंने जिक्र किया और शिया का लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया, आपने सुन लिया होगा। तो ये है वो तकसीम जो इनकी जानिब से इतना ज़्यादा डिवाइड किया गया है मुसलमानों को कि चाहे कि यहाँ पर एक टेबल के गिर्द बैठे हुए हैं और एक यूनाइटेड इत्तेहाद बनाने की इनकी जानिब से बातें की जा रही हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हैं और ये एक रियलिटी है। तो क्या कतर के ऊपर इसराइल की ये स्ट्राइक और अमेरिका का इस तरह का बिहेवियर इन मुसलमानों को एक्चुअली यूनाइटेड कर सकेगा? ये कमेंट्स बॉक्स में आपने मुझे बताना है, क्योंकि इजलास अभी जारी है और चंद घंटों ये इजलास भी जारी रहेगा और इजलास के ख़त्म होने के चंद घंटों के बाद जो अलामिया है वो चंद घंटों के बाद जारी किया जाएगा। क्या ये अलामिया कतर की जानिब से मार्को रूबियो के दौरे से पहले जारी कर दिया जाएगा या फिर मार्को रूबियो के दौरे का और इस मीटिंग का इंतज़ार किया जाएगा और उसके बाद अलामिया जारी कर दिया जाएगा और अलामिया के अंदर किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे और क्या उन मंसूबों को इम्प्लीमेंट करने का भी कोई मंसूबा मुसलमान ममालिक का है या फिर कोई मजीद रेड लाइन्स क्रॉस होने का इंतज़ार इन मुसलमान ममालिक की जानिब से किया जाएगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।